2024 जाने को है, आखिरी घंटे आखिरी घड़ियां चल रही है 2024 की। और मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के बाद पूरे प्रदेश में संभल को लेकर जो माहौल बन रहा है, क्या 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, संभल के जरिए उनकी बड़ी नींव तैयार हो रही है क्या? और कई महीने हो गए गन्ना मिलों को शुरू हुए, लेकिन किसान का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है गन्ने के भाव को लेकर। अब तक प्रदेश सरकार की ओर से गन्ने का भाव घोषित नहीं किया गया, जबकि कई दूसरे प्रदेशों में गन्ने का भाव 400 पार चला गया। पंजाब में गन्ने का भाव हो गया 401। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि खास तौर पर गन्ने की बेल्ट है, यहाँ के किसानों का इंतजार कब खत्म होगा? और मुजफ्फरनगर जिले से भी जुड़े कई सारे विषय है। कादिर राणा जी के परिवार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, वो उस पर क्या नजरिया है प्रदेश सरकार का, और जनपद में उसे लेकर जो अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है? और उन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी। तो मंत्री जी, सबसे पहले तो संभल थम ही नहीं रहा संभल, और उसके बाद जगह जगह कहीं मंदिर चल रही की खुदाई चल रही है, कहीं बावड़ी की खुदाई चल रही है। क्या 2027 का विधानसभा चुनाव जिन मुद्दों के आधार पर आप लड़ेंगे, उनकी एक बड़ी नींव संभल के जरिए तैयार हो रही है क्या? नहीं, देखो, ये कोई मुद्दा नहीं है, संभल या कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। वो तो वहाँ एक सर्वे वहाँ की मस्जिद का कोर्ट के आदेश पर हुआ है, उसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति, देखो, संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है, अपने अरदास लगाता है, तो कोर्ट उस पर निर्णय करती है। कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर प्रशासन के पास जाता है, तो प्रशासन उसकी जांच पड़ताल करता है, तो वो अलग विषय है। उत्तर प्रदेश का जो 2027 का जो चुनाव होगा, वो विकास के मुद्दे पे पहला हुआ है, विकास के मुद्दे पे दोबारा होगा। सबसे बड़ी बात होती है किसी भी सरकार के लिए कानून व्यवस्था, कानून का राज स्थापित होना। उत्तर प्रदेश में पिछले 7.5 साल से कानून का राज स्थापित है। इस बात को अनिल कुमार नहीं कह रहा, इस बात को प्रदेश की आम जनता कहती है। वो ये कहते हुए सुनाई दिखाई देती है कि कुछ भी हो, महाराज जी की सरकार में, एनडीए की सरकार में, एक आम आदमी जिसको सरकार की सुविधाओं की, सरकार की मदद की आवश्यकता होती है, वो ये कहते हुए नज़र आता है कि इस सरकार में एक आम आदमी सुरक्षित महसूस करता है, अपने परिवार के को सुरक्षित महसूस करता है, अपने बहन बेटे को सुरक्षित महसूस करता है। और ये बड़ी बात होती है, किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि कानून व्यवस्था होती है। अगर सरकार ने अपने कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लिया, तो ये समझ लीजिए कि वो सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए होती है। बाकी जिम्मेदारी विकास कार्यों की हो, सभी सरकारों का धर्म है, सब अपने कार्यकाल में विकास कार्य करते हैं। योगी जी की सरकार है, महाराज जी की सरकार है, वो अलग अपने काम कर रहे हैं। जो फंड होता है, उसका एलोकेशन होता है, उसको धरातल पर उतारने का सभी सरकार काम करते हैं। लेकिन मेन बात कानून के राज की होती है, वो आज स्थापित है। और इन्हीं सब मुद्दों पे 22 का भी चुनाव हुआ, और इन्हीं सब मुद्दों पे 27 का भी चुनाव होगा। चुनाव शुरू हो तो विकास तो कहीं दूर चला जा, फिर तो नारे आ जा, बटेंगे तो कटेंगे, और एक है तो सेफ है। तो ये बटना कटने वाला नारा तो इनके लिए तो है, विपक्ष वालों के लिए। भाई, आप बांट क्यों रहे लोगों को हिंदू मुस्लिम में? योगी जी तो ये चाहते हैं बस सब लोग इकट्ठे हो, सब लोग एक जगह रहो ना। आप विकास के साथ रहो, आप उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के साथ रहो, आप अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सब साथ रहो। तो बटते क्यों हैं? बटना नहीं चाहिए ना, हिंदू मुस्लिम एक जगह रहे, ये है हमारा। तो आप आरएलडी की पृष्ठभूमि से है, तो ये सब नारे लेके जो माहौल बन रहा है, तो आप लोगों की स्थिति क्या बन जा फिर? नहीं, हमारी तो स्थिति स्पष्ट है। देखो क्या है, प्रधानमंत्री जी हो, महाराज जी हो, चौधरी जैन जी हो, स्पष्ट नीति है। इस देश के किसान, इस देश के युवा, दलित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, तमाम सभी समाज के लोगों के लिए सरकारों में काम हो रहा है। आप किसी सरकार का इतिहास उठा लो, आप अपनी का 14 से लेकर 19 तक का, 19 से लेकर 24 तक का, 24 से बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री जी ने शपथ ले ली, यह भी एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है।
60 के दशक के बाद किसी एक ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी जिनको तीसरी बार इस देश की जनता ने बड़ा बहुमत दिया है। ये भी एक बड़ी बात है राजनीतिक घटनाक्रम में। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी 30-35 साल से सारी सरकारें अस्थिर रूप से चल रही थी, लेकिन योगी जी की सरकार को अपनी सरकार मानते लोगों ने दोबारा फिर पूर्ण बहुमत के साथ मौका दिया। 27 में तीसरी बार देंगे, पूर्ण विश्वास है। हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए काम हो रहा है, सभी समाज के लिए काम हो रहा है। देखो, राजनीति में जब कोई सरकार काम करती है, कोई पार्टियां काम करती हैं, सबसे बड़ी बात होती है हिस्सेदारी और भागीदारी की, कि आप सब समाज के लोग जब आपको वोट दे रहे हैं तो सभी समाज के लोगों को आप हिस्सेदारी सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी दे रहे हैं, नहीं दे रहे, तो ये बड़ी बात है। छोटे छोटे समाज जिनको कभी कोई पूछता नहीं था, राजनीतिक हैसियत उनकी नहीं होती थी, कभी वो जिंदगी में ये भी नहीं सोच सकते थे कि आप जो है MLC MLA बन जाओगे। नाई समाज, हमारे ठाकुर नाई समाज जो होता है गांव में बहुत कम संख्याओं में होते हैं, लेकिन आज विधान परिषद में उनका भी प्रतिनिधित्व है। ये नीति है NDA की, सभी समाज की। यही चौधरी साहब चाहते हैं, बड़े चौधरी साहब चौधरी चरण सिंह जी भी यही चाहते थे कि जो निचले तबके का व्यक्ति है उसको सम्मान दिया जाए, उसको सामाजिक रूप से मजबूत किया जाए, जातीय भेदभाव खत्म किए जाए। तो ये सब उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। चौधरी साहब के चरण सिंह जी नीति को लेकर चल रहे हैं, उसी नीति को लेकर प्रधानमंत्री जी भी आप उन सब बातों से सहमत हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो काम कभी कांग्रेस ने नहीं किया और सरकारों ने नहीं किया, चौधरी साहब को जो है भारत रत्न देने का काम किया है, तो ये बड़ी बात है। जगह जगह खुदाई हो रही है, पुराने धर्मस्थल निकल कर सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई 25 सालों से 30 सालों से बंद पड़े मंदिर दोबारा खुल रहे हैं, और एक पूरा परिदृश्य ऐसा बन रहा है जैसे भाई 27 को लेकर हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव की एक भूमिका तैयार हो रही है। कैसे देखते हैं आप इसे? यार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई अगर मुख्यमंत्री आवास खोद दो तो वहाँ भी कोई मंदिर निकला होगा। वो अखिलेश जी ने हाँ कहा है, मैंने भी सुना है, लेकिन मैंने ये कहा है, जब कोई, देखो हिंदुस्तान में, देश में बाबा साहब का संविधान है, वो सबको अधिकार देता है बराबरी का, वोट का अधिकार बराबर है, चाहे अमीर हो गरीब हो। ऐसे ही उसको संविधान का अधिकार ये है कि वो अपनी बात किसी भी रूप में किसी भी प्लेटफॉर्म पर रख सकता है। यदि उसकी बात को दबाए सरकार या प्रशासन दबाए या न्यायालय दबाए तो ठीक नहीं ना, वो बात तो सुनवाई होगी, सुनवाई तो उस पर होगी। तो कोई बात किसी व्यक्ति ने अगर कही है और उस पर मान लो कोई फिर जो है कार्यपालिका उस पर कोई काम कर रही है तो करना पड़ेगा ना। अंबेडकर साहब को लेकर बड़ा बवाल मचा संसद सत्र के आखिरी दिनों में। अमित शाह साहब ने जो बयान दिया उससे पूरी एक तरह से चुनाव राजनीतिक माहौल गर्म होगा पूरे देश का। उस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं एक उसमें दो बात है। एक तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है डॉक्टर अंबेडकर के अलावा और संविधान के अलावा। इस बात से ये तो स्पष्ट हो गया कि डॉक्टर अंबेडकर के और देश के संविधान के बगैर विपक्ष की राजनीति चलने वाली है नहीं। 2024 में भी उन्होंने इसी बात का लाभ उठाने का काम किया है। संविधान की प्रतियां उठाए घूम रहे हैं कि नहीं हम संविधान का रक्षक हैं। अरे भाई, जब आप सरकार में थे, डॉक्टर अंबेडकर की आज आप बात कर रहे हो, आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जो है जय भीम का नारा लगाओ। जय भीम का नारा जो लगा रहे कांग्रेस के लोग या समाजवादी पार्टी के लोग, वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए लगा रहे हैं। वो उनके दिल की आवाज़ नहीं है, बस जबानी आवाज़ है। चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी की तादाद बहुत बड़ी तादाद है पूरे देश के अंदर, विदेशों तक है, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसी बात को लेकर ये सारी काम ये लोग कर रहे हैं। ये कांग्रेस, जब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा के लिए सदस्य होना जरूरी था, इसी कांग्रेस के लोगों ने उनके जो पीए थे कजलोरकर, उनके सामने लड़ाकर उसे जिता दिया था, उन्हें हरवा दिया था। ये नहीं चाहते थे कांग्रेस के लिए डॉक्टर अंबेडकर इस देश के संविधान को लिखने में उनकी भागीदारी हो, सहभागिता हो। ये कांग्रेस के लोग उस समय नहीं चाहते थे, लेकिन जीत कर आए, संविधान सभा के अध्यक्ष बने और एक ऐसा संविधान देश को दिया है जिसमें सबकी बात होती है, अमीर की भी, गरीब की भी, सभी लोगों की बात होती है उसमें। और
सभी लोगों को हिस्सेदारी सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से अनेकों अधिकार जो हैं उसमें प्रदत्त किए गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा और संविधान सभा के द्वारा, और जिस पर आज सरकारें चल भी रही हैं। इन्होंने तो काम ही नहीं किया। इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को, कांग्रेस सरकार रही 50-60 साल, डॉक्टर अंबेडकर को इन लोगों ने भारत रत्न तक नहीं दिया था। जब वीपी सिंह जी की सरकार बनी, साझे की सरकार थी, उसमें काफ़ी पार्टियां उसमें मिलकर सरकार बनी थी, 77 में मेरे ख्याल तो 89 में शायद हुआ, तो तब जो है डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न का दर्जा दिया गया था। ऐसे ही चौधरी चरण सिंह को, कब दिया उन्होंने चौधरी चरण सिंह को? फ़ायदा उठाते रहे, वोट लेते रहे, लेकिन जब भारत रत्न की मांग होती है, लंबे समय तक चौधरी अजीत सिंह जो है भारत रत्न देने की मांग करते रहे कांग्रेस सरकार से, कभी नहीं दिया। तो बहुत सारी बातें हैं। ये लोग जो हैं, इनके जो ये आंसू हैं घड़ियाली हैं। उनका जो गृह मंत्री ने जो बयान दिया है, उस बयान को पूरा पूरा देखना चाहिए। उसका सेंस क्या है, उसका सेंस क्या है, ये भी देखना चाहिए। इस मुद्दे पे आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता ने बयान दिया और सारे ही प्रवक्ता हटा दिए गए। उसके बाद में कहा गया भाई एक तरह से अमित शाह जी को लेकर आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने जो बयान दिया उसको लेकर फिर कैंची चली। नहीं देखो, मुझे नहीं पता वो भाई हमारा प्रवक्ता था या नहीं था, क्योंकि मैंने कभी उसे डिबेट में बैठे हुए नहीं देखा। लेकिन अगर वो प्रवक्ता था तो प्रवक्ता को पहले किसी भी चीज़ में बयान देने से पहले उस विषय का अध्ययन करना जरूरी होता है। आप अध्ययन करके बयान दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। आधी अधूरी विपक्ष के कहने में या विपक्ष के, मुझे समझ में नहीं बात आ रही उसने इस तरह का बयान एकदम क्यों दे दिया। पहले अध्ययन कर लो, अगर कोई सही बात है कह दो, उसमें क्या दिक्कत है। सही बात कहो ना, आप अध्ययन करके कहो उस बात को। जो वस्तु स्थिति है उससे जनता को अवगत कराने की जिम्मेदारी होती है, और प्रवक्ता का जो जिम्मेदारी होती है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्रवक्ता का बयान जो एक पार्टी का बयान माना जाता है। तो अमित शाह साहब से माफी तक की मांग कर दी थी। तो भाई दुनिया, कोई कुछ कह ले, कोई कुछ कह ले, बताओ क्या करें। चलो मुजफ्फरनगर के विषय पर आ जाते हैं। कैबिनेट मंत्री आप उत्तर प्रदेश सरकार में, मुजफ्फरनगर के लिए कुछ विशेष सौगात, चूंकि आप मंत्री बने, पहले लोकसभा चुनाव आ गया, उसके बाद थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला आपको, फिर मीरापुर विधानसभा का उपचुनाव आ गया, और चूंकि दोनों पार्टियों की तरफ से आपको प्रभारी भी बनाया गया, आपको जिम्मेदारी दी गई और उस जिम्मेदारी को आपने बखूबी निभा भी दिया। तो अब कैबिनेट मंत्री के तौर पे मुजफ्फरनगर के लिए क्या बड़ी सौगातें अनिल कुमार लाने वाले हैं? एक तो रीजनल रेल की पूरी कोशिश रहेगी कि वो मुजफ्फरनगर तक आए, और माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के बीच में आए थे, उन्होंने खुद ही इस बात को कहा था कि वो रीजनल रेल जो है अब मेरठ तक है, लेकिन हमने उसका प्रस्ताव भेजा भी है और बहुत जल्दी जो है वो मुजफ्फरनगर तक आएगी। ये एक बड़ा कदम होगा। इसमें हमारे पार्टी के एनडी के नेताओं ने भी पहले से भी कोशिश की है, और चौधरी साहब भी यही चाहते हैं कि ये जो है यहाँ तक आए, यहाँ से आगे बल्कि जो हरिद्वार तक आगे तक जानी चाहिए, लेकिन यहाँ तक पहले जो दूसरा इसका चरण होगा वो मुजफ्फरनगर तक होना चाहिए। ये पूरा प्रयास रहेगा। और बाकी मुजफ्फरनगर में जो और मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उन पर हम लोग काम करेंगे। मीरापुर का चुनाव आपने जीता, आपके सामने जो कैंडिडेट थी सुम्बुल राणा, उनके ससुर पूर्व सांसद कादिर राणा की फैक्ट्री पे जीएसटी का छापा पड़ा, और उसके बाद जो तमाम कार्यवाही हो रही है, कह रहे हैं कि भी उसके पीछे राजनीति एक बड़ी वजह है। बहुत लोग कह रहे हैं राजनीतिक कोई वजह नहीं है। छापा जीएसटी का गौरव भाई के यहाँ भी लगा था, वो गौरव भाई तो भारतीय जनता पार्टी में है। देखो वो एक संस्था है, निष्पक्ष रूप से अपना काम करती है, इंडिपेंडेंट है। अब वो जीएसटी का वहाँ टीम वहाँ गई थी, जैसा हम लोगों ने भी आप लोगों के माध्यम से हमें पता लगा इन सब बातों को, तो जो गई तो वहाँ से कुछ झड़प उनके साथ में हुई है, और जो कार्रवाई जो हुई है उसमें कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जीएसटी के जो अधिकारी थे उन्होंने तहरीर दी है, उस हिसाब से उसमें कार्रवाई, उसमें राजनीतिक कोई नहीं है। ये हम सब लोग यहाँ मिलकर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो कोई किसी के भी दल के लोग हैं, सबसे अपना अपना व्यक्तिगत संबंध सब लोगों से हैं, हमारे उनसे हैं, उनके हमारे से हैं, दुआ सलाम सब लोगों से हैं, शादी ब्याह सामाजिक कार्यक्रम में हम लोग मिलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई राजनीतिक विषय इस बात का बिल्कुल नहीं है, और ना इसे राजनीतिक कोई मानना जाना चाहिए। आप ये जो सारी चीज़ें चलाई जा रही है, कही जा रही है कि भाई राजनीतिक वजह से
या चूंकि वो आप लोगों के सामने चुनाव लड़ी उनकी पुत्रवधू, इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? आप डिनाई कर रहे हैं इस सारी चीज़ को? बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई द्वेष भावना नहीं है। कादिर राणा जी से मेरे अच्छे संबंध हैं, शाहनवाज जी से मेरे अच्छे संबंध हैं, उनके भाई नुरसलीम राणा हमारी पार्टी में हैं। कोई नहीं, बिल्कुल बेहतर संबंध है, मधुर संबंध है। कार्रवाई जो हो रही वो जीएसटी को लेकर जो झड़प उनकी बात हुई है, उसी बात को लेकर जो भी कार्रवाई उसमें नियमानुसार होती वो हो रही है। और बाकी इस बात को कोई अगर राजनीतिक रंग दे रहा तो गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। आखिरी में सवाल आ जाता है किसानों का। लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं किसान, कई महीने हो गए शुगर मिल चलते हुए, और लोकसभा चुनाव के दौरान वायदे हुए कि अब की बार 400 पार, तो गन्ने का भाव भी 400 पार। जयंत चौधरी जी ने बड़े संकेत दिए थे लोकसभा चुनाव के वक्त, और अब पूरा ही साल निकलने वाला है, 2025 की शुरुआत है, तो प्रदेश सरकार में चूंकि आप कैबिनेट मंत्री है, तो गन्ने का भाव घोषित क्यों नहीं हो रहा अब तक? और क्या किसान उम्मीद रखे कि भी हाँ भाव बढ़ेगा? देखो, इसमें जो है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की भी बड़ी गंभीर चर्चा हुई है, और चौधरी साहब भी इस बात को लेकर बड़े गंभीर हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस वर्ष भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी गन्ने के भाव में हो, और हम तमाम सभी अपनी पार्टी के एमएलएज भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में मिले, तो और अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई है, लेकिन गन्ना उसमें प्रमुख रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि मैं विभाग के अधिकारियों को बुला कर बैठ करता हूँ, इसमें जो भी हो सकता है हम लोग करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चाहती, सरकार तो चाहती है। सरकार तो किसान को मजबूत चाहती है, युवा को मजबूत चाहती है, हर वर्ग को सम्मान देना चाहती है, ये ज़रूर है। और अब अगर आप तुलनात्मक रूप से देखो तो पिछली सरकारों को और इस सरकार को अगर देखो, गन्ने के भाव को लेके या गन्ने के पेमेंट को लेके जितना बेहतर तरीके से समन्वय इन सरकारों में बना है, पिछली सरकारों में नहीं बना। सपा की सरकार में कई कई हज़ार करोड़ रुपए बकाया रहते थे, कई कई हज़ार। और मुझे लगता है कि महाराज जी की सरकार में 95 98% मिल होगा पेमेंट हो। कुछ चंद मिल हैं, कुछ थोड़ी सी उसकी बजाज की कुछ मिलें हैं जो गड़बड़ कर रही हैं। शामली की मिल थे, बड़ा पेमेंट था उसका, 200-250-300 करोड़ था, उसका भी समाधान त्रिवेणी को चली गई है, वो भी उसका समाधान बहुत जल्दी होने वाला। तो धीरे धीरे जो एक व्यवस्था पूर्व की सरकारों ने खराब कर रखी है, धीरे धीरे सुधारने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि कोई दिक्कत नहीं होगी। किसान की उम्मीद जो है कि भाई फसल का दाम बढ़े, और जब भी ऐसे में जब यूपी के अखबारों में पंजाब के विज्ञापन आ रहे हैं कि साहब पूरे देश में सबसे ज़्यादा भाव पंजाब दे रहा है, 401 रुपये शायद उन्होंने गन्ने का भाव घोषित किया है, तो क्या? देखो, पंजाब की स्थिति और हरियाणा की स्थिति से तुलना इसलिए भी नहीं कर सकते हम। देखो, पंजाब में गन्ना इतना नहीं होता और हरियाणा में भी इतना नहीं होता। जितने बड़े प्रदेश हैं उससे ज़्यादा तो यहाँ गन्ना, इससे ज़्यादा यहाँ गन्ना क्षेत्र है। अगर उनके प्रदेश का हम वो भी करें, उससे ज़्यादा गन्ना क्षेत्र है, गन्ना पैदा करने वाला क्षेत्र है, उनके क्षेत्रफल से ज़्यादा है। तो यहाँ एक बड़ा सेक्टर है गन्ने का। पश्चिम उत्तर प्रदेश उसका बहुत बड़ा प्रभाव रखने वाला क्षेत्र है। उसके बाद आप गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, उधर भी गन्ने का होता है। तो बड़ा क्षेत्र है। थोड़ा सरकार जो है दूसरे तरीके से सोचती है। मान लो इतना बड़ा सेक्टर है, उसको दरकिनार उसको भी नहीं किया जा सकता, लेकिन किसान को भी दरकिनार किया जा सकता। और बात रही, देखो, चौधरी साहब की भी इस विषय में गंभीर चर्चा हुई है, और ऐसा नहीं है, हमारे किसान भाइयों को चौधरी परिवार पे, चौधरी चरण सिंह के परिवार पे विश्वास रखना चाहिए, और विश्वास रखते भी हैं। पूरा जब इतनी मुद्दे आके विश्वास रखते हैं, हमेशा किसी भी सरकार में रहा हो, चौधरी अजीत सिंह कांग्रेस के साथ भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे, लेकिन किसान के हित को उन्होंने हमेशा सर्वोपरि रखा, प्राथमिकता में किसान के हित को रखा है। तो ऐसे ही आज चौधरी जैन जी हैं, निश्चित रूप से हर मुद्दे को लेकर, जो किसान से जुड़ा मुद्दा है, युवाओं से जुड़ा मुद्दा है, उन सब बातों को लेकर चौधरी जैन जी भी गंभीर है। सही समय पर सही निर्णय हुआ। इसमें विपक्ष राजनीति ज़्यादा कर रहा है। राजनीति, अच्छा, विपक्ष के पास मुद्दा भी कुछ नहीं है। यहाँ पश्चिम में गन्ने की बात करो, जहाँ वहाँ से संविधान को उठाओ फिर, जहाँ कहीं आरक्षण उठाओ फिर, जहाँ क्योंकि सड़क सारी बन ली, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई शिक्षा में कोई सवाल खड़ा कर सकता, ना एजुकेशन पे,
ना स्वास्थ्य पर खड़ा कर सकता, ना कानून व्यवस्था पर खड़ा कर सकता। तो मुद्दे इन पर कहाँ रह गए बेचारों पे। अब हमारे अपना जो बाबा साहब, हमारे वाले बाबा साहब उठा फिर रहे। किसान कह रहे हैं कि साहब आरएलडी की भाषा में वो गर्माहट नहीं है गन्ने को लेके, जो होनी चाहिए आरएलडी की भाषा भी अब नरम हो रही है कुछ। नरम नहीं है, नरम नहीं है, ऐसा नहीं है, सब ठीक है। सही समय सही निर्णय होगा, आप चिंता करो। साल जालिया पूरा सही समय कब होगा? होगा निर्णय। प्रदेश की सरकार में आरएलडी हिस्सेदार है और चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा 20 साल से कर रही अनावरण का इंतजार है। अब किसान भी जान लगे कि साहब या तो कर दो 23 जनवरी तक इसका अनावरण, नहीं फिर किसान खुद कर देंगे। तो आपकी अपनी सरकार में चौधरी साहब की प्रतिमा कब तक अनावरण का इंतजार करेगी? 20 साल हो गए इंतजार करते करते। देखो, काफ़ी दिनों से अखबारों पर प्रकाशित हो रही है बात, और गंभीर विषय है। एक ऐसे मसीहा की मूर्ति जो है अनावरण का इंतज़ार कर रही है, जिन्होंने इस देश के किसानों को आवाज़ दी है। निश्चित रूप से गंभीर विषय है, और अब तक नहीं हुआ, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन लगातार ये मुद्दा गरमा रहा था। मैंने इसमें चौधरी साहब का मेरे पास फ़ोन आया था कि अनिल, ये लगातार ये मुद्दा है, इसमें आप लोग अधिकारियों की बैठक लो। तो मैंने इसमें जिलाधिकारी को बुला कर इस विषय पर हमने बात करी है। मैंने उसे पत्र भी लिखा है स्पष्ट रूप से कि इससे संबंधित जो भी दिक्कत परेशानियां हैं इस मूर्ति संबंधित, उनको तत्काल दूर किया जाए, ताकि चौधरी साहब की मूर्ति का अनावरण लोकार्पण बहुत जल्दी किया जा सके। तो उसमें प्रशासन काम कर रहा है, और हम लोग आज लखनऊ भी जा रहे हैं। इसमें सिंचाई मंत्री से भी मैं मिलूँगा और बात करूँगा, एक पत्र उनको भी दूंगा। इसमें जो भी शासन स्तर से या जो भी दिक्कत है, इसमें मान लो उस समय 2004 में इस मूर्ति की स्थापना हुई थी, जब अनुराधा जी सिंचाई मंत्री थी, और तब से जो है इसमें कहीं लोअर खंड की कोई अनापत्ति प्राण मत आना था। पता नहीं क्या कारण रहा, कुछ राजनीतिक खेल रहे क्या रहे, समाजवादी के बीच में 5 साल सरकार रही, उन्होंने कोई सूद नहीं लिया इस बात की। बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, और बाबा साहब के दत्तक पुत्र भी कहें वो चौधरी चरण सिंह के, क्योंकि विरासत जो आज समाजवादी पार्टी पे है वो उन्हीं की है, चौधरी चरण सिंह की विरासत है। तो उस समय तो उन्होंने सूद ली नहीं उसकी, लेकिन अब जो है हम लोग चाहते हैं कि उनका अनावरण उनकी मूर्ति का हो, और इसमें सारी जो भी दिक्कतें हैं टेक्निकल रूप से जो भी है इसमें, उन्हें दूर करके बहुत जल्दी इसमें चौधरी साहब इसका अनावरण करेंगे। मुजफ्फरनगर सांसद हरिंद्र मलिक भी कह रहे हैं कि भी अगर नहीं करते आप लोग जल्दी अनावरण तो फिर किसान करेंगे, हम करेंगे। ये मुद्दा हमने उठा दिया लोकदल वालों ने, तो अब सबको याद आएगी। आज मैं और लोगों का बयान देख रहा था, और संगठन का बयान दे रहे, नहीं तो हम कर देंगे, वो कर देंगे। भाई पहले कहाँ थे? अभी हम कल परसों से तो हमने उठाया ना, उससे पहले अखबार वाले उठा रहे थे। चिट्ठी मैंने लिखी इसमें, राज्यपाल जी का और चंदन भाई का इसमें समर्थन है, हमने चिट्ठी लिखी। अब तो सारे बात बना रहे इसमें, इससे पहले भी थे, हमको थोड़ा ही थी। इंतजार खत्म होगा चौधरी साहब की मूर्ति? 100% बहुत जल्दी अनावरण होगा, बहुत जल्दी अनावरण होगा। मेरा भरोसा गन्ना किसानों को मंत्री जी दे रहे हैं। आरएलडी के विधायक मुख्यमंत्री जी भी मिले थे और मांग की थी कि गन्ने का भाव बढ़े भी और भुगतान की जो समस्या है उसका भी समाधान हो, और देश प्रदेश की राजनीति से जुड़े विषयों पर भी मंत्री जी ने खुलकर बात की। मंत्री जी कह रहे हैं कि विपक्ष के पास अंबेडकर साहब और संविधान को के अलावा कोई दूसरा मुद्दा बचा नहीं।